नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोदी सर की क्लास, कैसे जीतें जनता का विश्वास। ये है बीजेपी का वो मॉडल जो उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ राज्यों में सफलता दिला रहा है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है ये जहां खुद पार्टी का कैप्टन सीधे बात करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से और बातों ही बातों में इतना कुछ कह जाता है कि कई सर झुक जाते हैं और कुछ सर गर्व से भी उठते हैं और ये कहते हैं कि हाँ सर, मोदी सर, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। बहरहाल, क्या है पूरा मसला, पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ बढ़ते। मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूँ। कल जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था। ये है मास लीडर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सत्ता के शिखर पर भी विनम्रता से लबरेज है। यही विनम्रता, यही जनता की चिंता और परेशानी का भाव उनको लीडर के साथ ही पथ प्रदर्शक भी बनाता है। रविवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसदों और विधायकों सहित 208 नेताओं को पीएम का मार्गदर्शन मिला, जिसमें पीएम ने सभी नेताओं को गुरूर से दूर रहने और जनता का विश्वास जीतने की नसीहत दी। घमंड से दूर रहें, व्यवहार में विनम्रता रखें, क्षेत्र के लगातार दौरे करें, प्लानिंग के साथ काम करें, रिजल्ट को फोकस करके मेहनत करें, अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें, सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, अपनी सरकार और पार्टी के काम जनता तक पहुंचाएं, योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में शामिल रहें, अपने क्षेत्र में नए नवाचार करें और सोशल मीडिया में प्रचार करें, विधानसभा लोकसभा में तैयारी के साथ जाएं। अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। मोदी सर की मास्टर क्लास के बाद नेता अनुशासन का पालन करते दिखे, लेकिन बातों ही बातों में मोदी मंत्र भी बता दिया। देश समाज जनता के प्रति कैसे कर्तव्यनिष्ठ हों, स्वयं को और अच्छा बेहतर करें, इसके लिए हमें बड़ा आत्मीयतापूर्ण प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया है। जो अपने आने वाली पीढ़ी को किस चाल चरित्र आचरण के साथ जीना और सेवा करना, ऐसा ही पथ पाथे दिया। सामान्य बैठक जैसी होती इसी प्रकार की सामान्य बैठक प्रधानमंत्री जी ने सबसे चर्चा की है, संवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बैठकें होती रहती है। इसमें केवल प्रधानमंत्री जी आए इसलिए सब लोगों को लगता है कि विशेष कोई बात नहीं। जनरल पार्टी संगठन की और सरकार की सत्ता और संगठन के कोऑर्डिनेशन पर भी बात। वो तो सत्ता और संगठन का भी कोऑर्डिनेशन मध्य प्रदेश में भी और देश में भी है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। मोदी मंत्र पर कांग्रेस ने अपने ही अंदाज में हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि पीएम को खबर है कि उनकी पार्टी के नेता घमंडी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा मंत्र दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों को आचरण सुधारने की बात कही कि आचरण अच्छा रखें। माननीय मोदी जी से निवेदन था कि कर्म सुधारने के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता के मद में चूर, आज चाहे भूमाफिया बन गए हों, भाजपा के विधायक युवा सट्टा गांव-गांव चल रहे हों, अगर कर्म सुधार लेती तो कम से कम ये चीज़ें रुक जाती। मोदी जी जो संगठन को बता रहे हैं कि घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, तो ये बताता है कहीं ना कहीं उनको खबर है कि उनके नेता, मंत्री, विधायक, उनके लोग किस तरीके से अकड़ में और गुरूर में है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से उनकी सरकार है और जनता की कोई सुध नहीं है। वादे जो करते हैं उन्हें भूल जाते हैं और जनता के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं उसकी भनक भी होगी शायद उनको। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। वो जिंदगी में कड़े अनुशासन का पालन करते हैं। राष्ट्र के लिए उनकी निष्ठा निर्विवाद है। कुछ ऐसा ही वो अपनी पार्टी के नेताओं से चाहते हैं। यदि बीजेपी नेताओं ने मोदी मंत्र को अपने जीवन में उतारा तो समाज, सियासत और उनकी दशा जरूर बदलेगी। मोदी सर की क्लास में एक और मंत्र था और ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक भी शब्द मीडिया में इस बैठक का नहीं जाएगा। बिटवीन द लाइन, ऐसा नहीं कि इसको लेके कोई बहुत सख्त बात की गई, लेकिन यही मोदी सर और उनकी टीम की एक बड़ी खासियत है। आप दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी के नाम पर विचार करते रहते हैं और आ जाती हैं रेखा जी। आप 3 राज्य इसके पहले 2023 में होते हैं, तीनों राज्यों में
चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं मुख्यमंत्री के, और मीडिया और राजनीतिक पंडित अपना माथापच्ची करते रहते हैं कि ये क्या हो गया। तो मोदी सर और उनकी टीम ये भी चाहती है कि कोई भी चीज़ जो पार्टी के अंदरूनी बैठक की है वो बाहर न जाए, और जिस तरह का मैसेज उनको देना है वो मैसेज पूरा दे दिया गया। जो अंदर खाने से कुछ फीडबैक मिला है वो यही है कि लगभग पूरे समय मोदी सर उन सवालों को लेकर ही बात करते रहे जो सवाल आमतौर पर ऐसी बैठक में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ही सवाल होते हैं कि आपको ये लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता? बात है जी साहब, लगता है। कई बार आप जाते होगे, लोग कहते हैं कि आपका तो एटीट्यूड बदल गया, तो आप कहते हैं जी साहब, कई बार ये कंप्लेंट मिलती है, तो इसमें ऐसे करिए, इसमें ऐसे करिए, इसमें ऐसे करिए। और एक प्रधानमंत्री जिनकी उम्र 74 साल से ऊपर हो रही है, और ये एक ऐसी उम्र है कि जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ तो बहुत बढ़िया कर दिया, तीसरा टर्म है, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की, ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं जो रुकते नहीं। और आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल पूरा फाइनल होता है, लेकिन वो आकर मंच पर इन्वेस्टर मीट के ये बात कह के मैसेज देते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट अपनी जगह है, मेरे लिए बच्चे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि परीक्षा का मंत्र मन की बात में कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है, और बच्चों से बात करके वो एक अलग आनंद की भी बात करते हैं। तो कई बार वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी नजर आते हैं, और ये उन्होंने अपने 11 साल के करीब प्रधानमंत्रित्व काल में कई बार ये चीज़ें उन्होंने दर्शाई। और यही चीज़ है कि अगर आप और हम ये सवाल पूछते हैं मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक, कि वाई बीजेपी इज अहेड, भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे, जवाब आपको मिलता है होमवर्क करने वाली पार्टी, होमवर्क करने वाले टॉप लीडर, तो ये सब मिलकर बीजेपी को एक विनिंग कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा एक सम्मिश्रण बनाते हैं। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं, क्या मोदी सर की क्लास से बढ़ेगा बीजेपी नेताओं का विश्वास? गुरूर को लेकर मोदी जी का ज्ञान क्या किसी फीडबैक के बाद सामने आया है? सोशल मीडिया के सदुपयोग की नसीहत नेताओं के लिए कितनी कारगर होगी? अब देखिए, ये बात कौन कह रहा है? वो व्यक्ति जिसकी उम्र 74 साल के आसपास या उससे भी अधिक है। यानी मोदी जी कितना समझते हैं सोशल मीडिया को, आधुनिक तकनीक को। जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, चीफ स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सर। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के। मनोज, जिस तरह की मोदी सर की क्लास रही और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह का उनका एटीट्यूड और उनका नज़रिया और रवैया हमने देखा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे, और इसीलिए मेरे उद्बोधन की शुरुआत इसी से थी कि बच्चों को देखते हुए मैंने तय किया कि भैया मैं राजभवन से निकलूँगा तभी जब बच्चे सेटल हो जाएंगे। एक मैसेजिंग है ये बहुत, और एक कनेक्ट है, इसीलिए वो जन जन के नेता कहे जाते हैं कि जनता से उनका कनेक्ट है। किस तरह से आप इन दोनों दिन को देखते हैं? 2 दिवसीय उनका दौरा, बागेश्वर धाम, फिर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, और उसके बाद सोमवार को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देखिए, उनका कनेक्शन का जो मामला कहें, जिसे या कनेक्शन की बात कहें, मुझे नहीं लगता है कोई नेता इस तरह किसी को कनेक्ट कर पाता है शरद जी। और आज उन्होंने यदि मंच से ये बात की कि बच्चों के स्कूल में कहीं परीक्षा में देरी ना हो जाए, मेरी वजह ये कारण ना बन जाए। लेकिन कुछ दिन पहले आप भी एक छात्र से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, जब मोदी जी की क्लास बच्चों के साथ लगी थी, उन छात्रों के साथ लगी थी जिनको एग्जाम देने जाना। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि जब मैं अपनी क्लास के जरिए बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको जाकर कैसे पेपर देना है, तो मैं एक नया हेडेक ये नहीं देना चाहता हूँ कि मेरे कारण कोई बच्चा लेट हो जाए और ये कहे कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कारण कार्केट रोक दिया जाता है और हमें मुश्किल होती। तो ये है नब्ज, मौस नब्ज जैसे कहते हैं कि जनता की नब्ज को कैसे पकड़ना है वो बेहतर समझते हैं। और जब ज़मीन से उठकर व्यक्ति पहुंचता है, यदि वो अपनी ज़मीन को ना भूले, जैसा कल वो विधायकों से कह रहे थे कि अपनी ज़मीन पर रहिए, ज़मीन को मत भूलिए, ये भी पूछा विधायकों से कि आप क्या थे पहले और बाद में क्या हो गए। और आप अपने आप से पूछिए कि पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोच रहे हैं। जब आप ये खुद अपने बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आप जनता से जुड़ना मत छोड़िए। तो आप जनता से जो कनेक्शन है उनका,
वो बहुत अलग है। यही ग्लोबल समिट में भी दिखाई दिया कि किस तरह से उन्होंने भोपाल को लेकर बात कही, क्योंकि भोपाल जब वो पहुंचे हैं तो कुछ चीज़ें बदली है और अपनी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को कितना मौका देते हैं। शायद मोहन यादव की आज जब वो तारीफ कर रहे थे तो इसके पीछे वही होगा कि मैंने आपको जिम्मेदारी सौंप दी है, जरा खेलिए, चलिए आगे और आप भी जाइए जनता के बीच में। पर ऐसा नेता मैंने तो नहीं देखा। हम लोग तमाम सारे नेताओं को देखे हैं। नेहरू जी अपने तरह से बात करते थे, इंदिरा गांधी जी का अपना एक कनेक्शन था, लेकिन वो सबके अपने अपने काम करने का तरीका होता है। पर मोदी जी ने नब्ज पकड़ी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनको गढ़ा है, अब वो अपने लोगों को पाठशाला के जरिए गढ़ना चाहते हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं। और ये कहानी एक ऐसे नेता की है जो बहुत साधारण हम्बल बैकग्राउंड से आता है, चाय वाला कहलाता है वो, और प्रचारक के तौर पर अपना करियर शुरू करता है। और 90 के दशक तक जिस राजनेता को बहुत कम लोग जानते हैं गुजरात के बाहर, और वो राजनेता अपनी पहचान बनाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर खड़ा करते हैं वो, और फिर निकलते हैं 2012 में राष्ट्रीय राजनीति की यात्रा पर, और वहाँ भी अभूतपूर्व सफलता का इतिहास रचते हैं। तो आप चाहे आप उनकी कुछ बातों से सहमत हों या असहमत हों, आप उनके प्रशंसक हों या आलोचक हों, उनकी मेहनत, उनका विजन, उनके एजेंडे से तो आप नाइत्तफाकी नहीं रख सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सिर्फ मेहनत और रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस पर भरोसा किया। बहरहाल सीखने की बातें निश्चित तौर पर प्रतिद्वंद्वी से भी होती हैं, और कांग्रेस भी बीजेपी से सीखती है, बीजेपी भी कांग्रेस से सीखती होगी, भले ही दोनों पार्टियां ना कहें। भूपेन जी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आपका कहना सही है कि सीखना तो निरंतर है और सभी से सीखा जा सकता है। और हिंदुस्तान का जो दर्शन है वो तो पेड़ पौधे पशुओं से भी सीखता है। हमारे तो कई योगासन जो है पशुओं की मुद्रा से विकसित हुए हैं। तो सीखना निरंतर है। और मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 10 दिन पहले मैंने ये मसला उठाया था कि विद्यार्थियों की परीक्षा है और प्रधानमंत्री जी की यात्रा के कारण उनका रास्ता जो है में बाधा खड़ी ना हो, तो सुगम रास्ते का इंतजाम प्रशासन करे। लेकिन प्रशासन ने तो ये 10 दिन में नहीं सीखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ध्यान चला गया। ये जो है बहुत तारीफ की बात है कि उनका ध्यान चला गया, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं गया और उन्होंने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। तो ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि उनका ध्यान गया और उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में उन्हें एक सलाह मध्य प्रदेश को ज़रूर ये देनी चाहिए थी कि मध्य प्रदेश ये जो इवेंट की जो चकाचौंध है उससे बाहर आए। मध्य प्रदेश में धरातल पर करने के लिए बहुत सारे काम हैं जो इन 20 सालों में उपेक्षित रहे हैं, और उन उपेक्षाओं से बाहर मध्य प्रदेश को लाने की आवश्यकता है। जो विश्व नेतृत्व का दावा करते हैं जो लोग, उनकी दृष्टि निश्चित रूप से इस बात पर होनी चाहिए कि वो एक प्रदेश में जो लगातार जो है कर्जे की जकड़न में जकड़ता जा रहा है, उसको कैसे वापस लाकर जो है एक सारगर्भित और सस्टेनेबल और स्थायी विकास की तरफ ले जा सकते हैं। इस पर अगर उनका कोई बातचीत आती तो और अच्छा होता, क्योंकि उनकी बात सभी लोग मानते हैं, बीजेपी के लोग मानते हैं, तो कम से कम प्रदेश का कुछ कल्याण हो जाता। आज जो है जहाँ पर भी हमारी जो है इतने बड़े निवेश की चर्चा हो रही है, बहुत खुशी की बात है अगर मध्य प्रदेश में निवेश आता है, क्योंकि विकास चाहिए। मध्य प्रदेश का हर नागरिक उत्सुक है कि हमारे यहाँ पर क्या विकास सामने आता है जी। लेकिन इस विकास को लाने के लिए अगर हम सैकड़ों पेड़ काट दें, अगर हम जो है एक बहुत ही विश्व स्तर की संस्था का जो है सारा जो कहना चाहिए कि उसका जो गेटअप है, उसका जो एक्सटेंशन है, उस पर सेक्रीफाइस कर दें, तो ये भी मैं उचित नहीं समझता। अगर ये बेहतर होता अगर ये साइट इसकी जो है अपने जमहूरी मैदान या ऐसी बड़ी जगह पर रखी जाती, तो ये कार्यक्रम और अच्छा लगता और इस प्रदेश को और शहर को लुभाता। जी। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि आपने एक संतुलित अप्रोच के साथ इसको देखने की कोशिश की। और सही बात है कि कांग्रेस और बीजेपी भले ही एक दूसरे के विचारों के कट्टर विरोधी हैं और एक दूसरे की नीतियों की भी मुखालिफत करते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जहां ये राग खटकता भी है। और जब किसी प्रदेश के विकास की बात हो या कोई अच्छी बात हो, जैसा आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री की तवज्जो गई, उसको आपने एक्नॉलेज किया, ये भी हमारी राजनीति की उसी
विराट परंपरा का हिस्सा है, जो ये बताती है कि फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम आलोचना नहीं करते, कि आलोचना करने के लिए आलोचना करना है। आशीष जी, एक अलग अंदाज था, और जो बात कह रहे थे भूपेंद्र जी, मैं नहीं जानता, मेरे पास सूचना नहीं है, आप भी नहीं बताएंगे, मैं जानता हूं ये बात, लेकिन हो सकता है ये मसला कल प्रधानमंत्री ने उठाया हो कि आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, इवेंट से क्या चीज़ें बेहतर होती हैं। इवेंट आपकी चमक दमक को स्थापित कर देगा, लेकिन आपका काम और लोगों से आपका कनेक्ट आपको जन नेता बनाकर बरसों बरस आपको सफलता में आगे रखेगा। ये प्रधानमंत्री, शायद ये बात जो बात भूपेंद्र जी ने कही है, और यही बात है कि बीजेपी कई मसलों पर अपने को आगे रखने में कामयाब होती है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल 2 दिन प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम, फिर उसके बाद शाम को आप लोगों से बातचीत, और फिर सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और वहां भी बच्चों का जिक्र सबसे पहले। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस नारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन यहाँ रहकर चरितार्थ किया। हम सब अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें मोदी जी जैसे चमत्कारी नेतृत्व को के साथ संवाद स्थापित करने का मौका मिला। जितनी भी बातें मीडिया में चल रही हैं, ये सब कयास है कि अंदर मोदी जी ने ये कहा होगा, ये कहा होगा, लेकिन जिस तरह का नेतृत्व मोदी जी का है, संगठन का काम करते हुए संगठन की बारीकियों को समझते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर राजमाता जी तक, प्यारेलाल खंडेलवाल जी तक, सुंदर सिंह भंडारी जी जैसे नेताओं के साथ, अटल जी, आडवाणी जी के साथ माननीय मोदी जी ने काम किया है। इसलिए संगठन की छोटी से छोटी बातों का उनको अनुभव है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात का उन्होंने विकास किया, प्रधानमंत्री हैं, हर सदन का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसलिए एक आदर्श राजनेता, भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, वक्त, समय, परिस्थितियों के हिसाब से किस तरह से हमको अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप ढालना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें कितना जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए काम करना चाहिए, अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों को किस तरह जनता के बीच लेकर जाना चाहिए, कोई नया काम अपने क्षेत्रों में एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको करना चाहिए। ये सब बातें यदि हमें अपने पार्टी के प्रमुख, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सीखने के लिए मिलती है, तो ये हमारे काम करने के जो तौर तरीके हैं उसमें भी हमको मदद करती है। साथ ही साथ हर कोई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और हर कोई उनके जैसा नेतृत्व अपने अंदर देखना चाहता है, समाज के अंदर देखना चाहता है। बरसों बरस में ऐसा नेतृत्व देश को, समाज को मिलता है, इसलिए हमारे आइडियल हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया, ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षा पर चर्चा में विद्यार्थियों को सलाह देना, उनको तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने के लिए प्रेरित करना एक बात है, लेकिन आज कई सारे बच्चे वास्तव में असमंजस में होंगे। मेरे बच्चे भी भोपाल में पढ़ते हैं, और उनको भी ये टेंशन था कि परीक्षा, कई यातायात के व्यवधान के कारण एग्जाम सेंटर पर देर से नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतनी छोटी बात पर भी गौर किया। यही किसी व्यक्ति को इतना बड़ा आदमी बनाता है, जो वो छोटी छोटी बातों पर उनका नजर रखते हैं। बिल्कुल आशीष जी, और जो व्यक्ति छोटी बातों के बड़े महत्व को समझ जाता है, वो दरअसल जीवन के उस रहस्य को पा जाता है, क्योंकि बातें बहुत छोटी होती हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अपना काम उसी दिन कर लेना चाहिए। हर पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक, अपने बच्चों से कहते हैं, लेकिन कई बार एक पेरेंट्स होने के नाते हमारा कहना बच्चों के कानों तक नहीं पहुंच पाता, मुश्किलें होती हैं। मनोज, मुझे याद है ये मोदी जी के लिए एक नॉस्टैल्जिक दौरा भी रहा होगा, अतीत में लौटने का। 27 साल पहले मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर बीजेपी कार्यालय में था अपने बॉस के साथ, और कुशाभाऊ ठाकरे के साथ मोदी जी थे। 1998 का इलेक्शन, और मोदी जी प्रभारी मध्य प्रदेश थे। पपीता और कुछ नाश्ते की प्लेट्स थीं, और हम लोग, प्रभात झा, स्वर्गीय प्रभात झा जी उस समय संवाद प्रमुख थे, और हमने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने बॉस के साथ कि जल्दी बात कर लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे ठाकरे जी, और हम अंदर गए तो वहाँ मोदी जी को पहली बार मैंने देखा था, और एक बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति, उस समय बाल उनके घुंघराले से थे पीछे, और वो कुर्ते में हाफ कुर्ता उस समय वो ज़्यादा पहनते थे। तो उन्होंने देखा, भाई आप लोग थोड़ा नाश्ता तो हमें करने देते, फिर नहीं बैठिए, चलिए आ गए तो नाश्ता आपके लिए भी आता। तो तमाम चीज़ें कुशाभाऊ ठाकरे को बहुत एडमायर करते रहे मोदी जी, और यहाँ माल्यार्पण भी हुआ उनकी प्रतिमा पर, और जिस तरह का उनका पूरा एक अनुशासन है मोदी जी का, वो मैंने टूटते नहीं देखा जीवन में।
उस समय भी देखा कि एक हमारे कैमरामैन का आधुनिक कैमरा देखकर उन्होंने कहा लाओ भाई ये फ्लॉपी बेस्ड कैमरा है क्या, कैसे होता है, क्या ये मैं पहली बार देख रहा हूं इसको। तो ये जो चीज़ें हैं उनको अलग बनाती हैं। क्या क्या कहेंगे आप? और ये इन्वेस्टर मीट भी जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि बहुत बढ़िया संकेत मिले हैं पहले दिन। देखिए, आधुनिकता के साथ पूर्व का परिवेश दोनों को मिला देना, ये शायद मोदी की खासियत है। और शरद जी, आप कह रहे थे कनेक्शन में, अभी एक कनेक्शन आपको याद दिला रहा हूँ कि जैसा उन्होंने यहाँ बच्चों की बात की और जब बागेश्वर धाम पहुंचते हैं तो माँ का ममत्व वहां दिख जाता है। अब देखिए कितना पर्चा निकालना अंदाज देखिए, पर्चा निकालने का अंदाज देखिए, यानी उन्होंने आधी आबादी को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया माँ के स्वरूप में। क्योंकि महिला को तो वो कहते ही हैं कि हर माँ, हर महिला जो है वो माँ के रूप में ही उनको दिखाई देती है और अपने माँ के प्रति उनका कितना समर्पण रहा है। तो वहां उन्होंने बात आयुर्वेद की भी की, लेकिन कनेक्शन किस तरह का था जो आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे, कल शायद आशीष जी भी और बेहतर बताएंगे, मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि कुशाभाऊ ठाकरे को लेकर भी खूब बातें हुई। पूछा लोगों से कि आपके पास कुछ अनुभव हो तो सुनाइए, आप खड़े हो जाइए। तो कई लोगों ने कहा कुशाभाऊ ठाकरे को हमने ऐसा देखा वो देखा। तो फिर उन्होंने कहा कि उनका जो असली वो रहा करता था कि किस तरह वो अपने जीवन को जीते थे, वो आपने देखा है, वो आपने समझा है। तो मुझे लगता है मोदी जी ने उसी को समझा है और उसी के जरिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे का जब भी जिक्र होगा तो मध्य प्रदेश का जिक्र होता है, और फिर तो उन्होंने पूरा वर्ष, पूरा लंबा समय मध्य प्रदेश में बिताया है। और इसीलिए जब 2 दिन रुके हैं शरद जी, तो इसके बहुत गहरे मायने हैं, बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज। बिल्कुल ठीक बात है। जो भूमिका लाल बहादुर शास्त्री जी की कांग्रेस में हमने देखी है, सादगी की मिसाल, और कुशाभाऊ ठाकरे, मुझे याद है एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका, उसका एक आर्टिकल था कि 2 जोड़ी कुर्ते और 2 धोतियां दिल्ली में बीजेपी का जो छोटा सा कार्यालय होता था वहां पीछे सूखती रहती थी, और उनको धुलकर, उनको फटकार कर, और जो डारा बंधा होता है उस पर डालने वाले जो व्यक्तित्व होते थे उनका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे। जस की तस रख दीनी रे चदरिया। भूपेंद्र जी, छोटा कमेंट आप। ये निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैंने बड़े निकट से देखा है। जब वो बुरहानपुर का चुनाव जो है लड़े थे शिव कुमार सिंह के खिलाफ, तो उसमें कॉलेज से हम जस्ट पास हुए थे और उस चुनाव में काम करने गए थे। अर्जुन सिंह जी तब जो है व्यवस्था चुनाव की कर रहे थे और हमारे अजीज कुरैशी वहाँ के इंचार्ज थे। तो ये ठीक है कि वो बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते थे और निश्चित रूप से उन्होंने उस पार्टी को बहुत योगदान दिया होगा। लेकिन आज की पीढ़ी जो है 1000 किलोमीटर दूर है बीजेपी की कुशाभाऊ ठाकरे जी के कैरेक्टर से, कुशाभाऊ ठाकरे जी की कमिटमेंट से। आज भारतीय जनता पार्टी में कैरियरिस्ट लोगों की भरमार है और किसी भी पार्टी से किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने के लिए एक तरह की कहना चाहिए कि लूटपाट चल रही है कि जहाँ से जो मिले उसे पकड़ लाओ और अपने जंगल में उसको जो है चीते की तरह छोड़ो। तो ये जो राजनीति है ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की राजनीति नहीं थी। मैं एक और आपको संस्मरण सुना दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चरित्र में कितना फ़र्क आया है। एक जो है नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिनको रिप्लेस किया विक्रम वर्मा जी ने, उनका नाम था बसंत सदाशिवराव प्रधान। जब वो इसके अध्यक्ष बने MPSRTC के, तो वो उद्घाटन करने गए रतलाम या मंदसौर में बस स्टैंड का। तो जब वो उद्घाटन करने के लिए फीता काटने की स्थिति आई तो उन्होंने कहा कि सीताराम जाजू जी कहाँ हैं। तो सारे जो लोग थे वो कहने लगे साहब वो तो अपने घर पे होंगे। वो उनके उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे MPSRTC। तो उन्होंने कहा साहब उन्हें बुलाइए। तो बड़े जो है शर्मा शर्मी के साथ जो है पार्टी के लोगों ने सीताराम जाजू जी को बुलाया और जब बुलाया तो फीता काटने के लिए उन्होंने कहा कि आप साथ में कैंची पकड़िए और अपने भाषण में कहा कि इस बस स्टैंड को बनाने के लिए सारे प्रयत्न, पैसा, फंडिंग जो भी व्यवस्था हुई है वो जाजू साहब ने की है। मैं तो अध्यक्ष बन गया हूँ इसलिए केवल उद्घाटन करने आया हूँ। क्या बात। ये जो सदाशयता है जी, ये जो दृष्टिकोण है और ये जो एक जो पारिवारिकता का भाव है जी, आज भाजपा की राजनीति में कहाँ दिखाई पड़ता है। बड़ा सवाल आप लेके आ रहे हैं, वक्त कम है। आशीष जी, मैं भूपेंद्र जी की इस बात से मैं नाइत्तेफाकी नहीं जाहिर करूंगा। आज भी बीजेपी में परंपरा के साथ आगे बढ़ने वाले ठाकरे जी की परंपरा वाले कार्यकर्ता हैं। मैं आपको भी उसी रूप में देखता हूं, आपकी सादगी, आपकी सरलता, और वहीं चमकती दमकती गाड़ियों में, और जिसका शायद संकेत प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले बैठक में कहा है कि वहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं चमकती, घमंड और गुरूर भी चमकता है। और ये सिर्फ बीजेपी की चुनौती नहीं है, ये कांग्रेस की भी चुनौती है।
ये समाजवादी पार्टी की भी चुनौती है, ये हर राजनीतिक दल की चुनौती है जो पद का दायित्व बढ़ने के साथ चुनाव जीतने, बरस दर बरस चुनाव जीतने के साथ आपके साथ एक अनिवार्य बुराई की तरह आपके व्यक्तित्व में आ जाता। जी देखिए, तो चीतों ने अपने आप को माहौल में ढाल लिया, अब उनका परिवार भी बन रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो आकार है, जो स्वरूप है, वो कहीं न कहीं सबको समाहित करने का उसमें भावना है। मूल जो हमारी पार्टी का विचार है, मूल जो हमारे कार्य करने की संस्कृति है, जो हमें ठाकरे जी से लेकर जनसंघ के जमाने से कई सारे मनीषियों के माध्यम से मिली है, वो कार्य करने की संस्कृति, वो आचार, वो व्यवहार, वो नियम हर कार्यकर्ता के अंदर बने रहे, इसका प्रयास संगठन समय समय पर करता है। मोदी जी आइडियल है, मोदी जी हमारे प्रणेता है, और इसलिए उनकी हर बात हमारे लिए एक श्लोक की तरह है, जिसको ग्रहण करना और उस पर काम करना हम जैसे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक बात है। और मोदी जी और उनकी पीढ़ी के वो राजनेता जो कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी समझते हैं, और आज एक 26 साल के सूर्या को भी, जो दक्षिण से आते हैं, उनको भी समझते हैं, और इनके बीच में उन्होंने एक पुल भी बना लिया है। पुल बनाया है डिसिप्लिन से, पुल बनाया है आधुनिक तकनीक को समझने से, और यही पुल बनाकर वो बीजेपी को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ बीजेपी को पार्टी ले जाना चाहती थी। कुशाभाऊ ठाकरे चाहते थे, वाजपेयी जी चाहते थे कि एक दिन कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, और ये सब भाव, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं जो मुंबई के अधिवेशन में भी थे जब अटल जी ये बात कह रहे थे। निश्चित तौर पर ये सीखने लायक बातें हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रतिनिधि सीनियर लीडर भूपेंद्र जी ने भी अपने स्वर में आलोचना को कम और दार्शनिकता को अधिक महत्व दिया। ये बड़ी बातें हैं राजनीति की, इसके लिए मैं उनको भी एक्नॉलेज करूंगा, और बहुत शालीनता से हमेशा आशीष जी सामने आते ही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।